हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम यूनिट 3 देख रहे हैं दोस्तों। क्या भारत का भूगोल या फिर इंडियन ज्योग्राफी। इससे पूर्व के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत या फिर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल स्रोत। तो हम लोगों ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, इन्हें बहुत अच्छे से देखा था। क्या करंट अफेयर्स में से रिलेटेड सारा कुछ देखा था कि कौन कौन से स्रोत है हमारे। सबसे पहले तो कोयला, कोयले का कितना उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, कितनी ऊर्जा बन रही है, कौन सा स्टेट है सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन में, ठीक, और भंडारण कितना है हमारे यहाँ। इसी प्रकार हम लोगों ने क्या देखा था? इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था क्या? प्राकृतिक गैस और साथ ही पेट्रोलियम उत्पाद देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, अब ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत होते क्या है? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हाल के ही वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हाल के ही वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा और जैव विद्युत ऊर्जा। साथ ही में इसमें लिख लीजिए भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग हाल ही में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक ऊर्जा के जो टाइप है। जैसे सौर ऊर्जा, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्या देखेंगे कि सौर ऊर्जा के माध्यम से कैसे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, भारत में इसका प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, और साथ ही कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर में है ये सौर सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए सौर ऊर्जा की, अब सौर ऊर्जा होती क्या है? सबसे पहले तो सूर्य से प्राप्त ताप को ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो सूर्य से प्राप्त हमको जो ताप होता है उसको हम लोग ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, और इसका उत्पादन करते हैं हम लोग, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सोलर एनर्जी बनाने के लिए जो सूर्य विकिरण या ताप होता है उसको किसमें, विद्युत या ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए दो विधियां होती हैं। सबसे पहले तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल और सेकंड होता है सोलर तापीय ऊर्जा। जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल होता है, अब ये देखिए ये सिलिकॉन वेपर्स के बने होते हैं। ये है अपना सोलर फोटोवोल्टिक सेल। अब इसमें क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। अब इसमें पीएन संधि डायोड होता है। ठीक है, पीएन संधि होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन और होल्स के माध्यम से किसका, ताप का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसका? ताप का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये प्लेट से एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कहाँ पर जाएगी? कंट्रोलर में जाएगी। कंट्रोलर के पश्चात ये बैटरी में क्या होगी? संग्रहित होगी। ठीक है, या स्टोर होगी, और स्टोर होने के पश्चात हम अपने विद्युत लाइन के माध्यम से बल्ब जलाने में, टीवी चलाने में और रेडियो इत्यादि उपकरणों को संचालित करने में करते हैं। ठीक है, ये क्या हुई हमारी सोलर फोटोवोल्टिक सेल। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सिलिकॉन की सोलर प्लेट्स बनाई जाती है, और सोलर प्लेट्स में हम लोग जैसे सनलाइट पड़ता है वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और फिर इसका निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है या उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक ये विधि हो गई, और दूसरी क्या है? सोलर तापीय ऊर्जा। अब इसमें देखिए हम इसके माध्यम से जल को गर्म करते हैं। किसको? जल को गर्म करते हैं, और किस में कन्वर्ट करते हैं? वाष्प में परिवर्तित करते हैं। और वाष्प में परिवर्तित करने के पश्चात इसी वाष्प से क्या है, टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन को घुमाने के पश्चात ही किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी सोलर तापीय ऊर्जा। इसका उपयोग, इसका एग्जांपल देखते हैं आप लोग। सोलर पोंड सुना होगा आपने, सोलर तालाब जिसको बोलते हैं। और फोटोवोल्टिक सेल के तो एग्जांपल एग्जांपल है, जैसे सोलर रूफ टॉप, ठीक है, सोलर कुकर, ये सब किसके एग्जांपल है? सोलर फोटोवोल्टिक सेल के। आई होप आपको सौर ऊर्जा समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत में इसका उत्पादन कितना किया जा रहा है। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन 81.81 गीगावाट। अब देखिए, अब ये डेटा कहाँ से लिया गया है? नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया। ठीक है, और ऑथेंटिक डेटा है, आप टोटल ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहाँ कितना उत्पादन होता है, इसको राउंड फिगर में मैं बताऊं तो 21 गीगावाट। ठीक है, गुजरात में कितना होता है? 13 गीगावाट, जो सेकंड नंबर में आ रहा है। तीसरा क्या है? कर्नाटक, कर्नाटक में कितना हो रहा है? 8 गीगावाट, 8.5 गीगावाट। चौथा तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना हो रहा है? 8.2 गीगावाट। पांचवा स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में कितना हो रहा है? 6.2 गीगावाट। ठीक है, छठवें में तेलंगाना है, तेलंगाना में कितना हो रहा है? 4.7 गीगावाट। और सातवां आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कितना हो रहा है? 4.5 गीगावाट। और आठवें स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। आईएमपी दोस्तों वो पूछ सकते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, आठवां स्थान है। यहाँ पर कितना उत्पादन किया जा रहा है सौर ऊर्जा का? 3,995 मेगावाट। ठीक है, आईएमपी। अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से सोलर संयंत्र लगे हुए। सबसे पहले तो रीवा अल्ट्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, 750 मेगावाट का है। ठीक है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग, ठीक है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी संयंत्र कितने का है? 600 मेगावाट। ये दोनों एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं दोस्तों, एमपीपीएससी के। ठीक है, तो आईएमपी आप कभी भी पूछ सकते हैं क्या? नीमच में वेल्सपन का सन एनर्जी संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, नीमच में। मंदसौर में सुवासरा करके नाम है, कहाँ पे? मंदसौर में सुवासरा। ठीक है, गणेशपुर, यहाँ पर भी सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कस्तूरबा ग्राम, कहाँ पर है ये? इंदौर में है। ठीक है, इसे सोलर ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में अब देखिए हाल ही में बहुत ही करंट का न्यूज है दोस्तों, सोलर सिटी किसको बनाई गई है? सांची को बनाई गई है। कहाँ? सोलर सिटी। अब सोलर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांची के घरों में या सांची जो ग्राम है वहां के प्रत्येक घरों में सन एनर्जी या फिर सनलाइट, जो भी हम सोलर एनर्जी होता है उसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सोलर सिटी कहा जाता है। आपने सुना होगा बांचा गांव बैतूल का सोलर चूल्हे हैं यहाँ पे दोस्तों। कहाँ पे? बांचा गांव बैतूल में क्या है? सोलर चूल्हे हैं। तो ये आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी आपको ये चीज याद रखना है, और साथ ही रैंकिंग याद रखना है आपको कि किस स्टेट का स्थान सर्व पहला है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले राजस्थान, इसके पश्चात गुजरात, फिर तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां तेलंगाना, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग में कौन सा स्थान है दोस्तों? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आठवां स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सर्वप्रथम आपने सुना होगा नेशनल या फिर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजना। कब आई थी ये? 2008 में। इसी के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जवाहर नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2010 में। और इसका एम क्या था या फिर लक्ष्य क्या था? तो 2022 तक के 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, आईएमपी है ये। इसके पश्चात सूर्य मित्र कार्यक्रम, इसके माध्यम से युवाओं को सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सोलर पार्क योजना, इसके माध्यम से देश भर में 42 या 42 सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। केसरीय क्रांति, इसके माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, सोलर ऋण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से सोलर प्लांट को स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी या ऋण दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कब प्रारंभ किया गया था? 2020 के आसपास प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक कृषकों को, ठीक है, कृषकों को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप प्रदान किए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। ठीक है, सोलर पंपिंग कार्यक्रम प्रयास योजना। ठीक है, अगला क्या है हमारा?
प्रयास योजना। अब प्रयास योजना को फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री योजना फॉर, पीएम योजना फॉर ऑग्यूमेंटिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रयास योजना। इसके माध्यम से भी क्या हम लोग जो रूफटॉप जो हमारे बनेंगे या फिर सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो भी हम लोग इक्विपमेंट या उपकरण बनाते हैं उनको हम लोग उनको प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है। सोलर रूफटॉप योजना, इसके माध्यम से प्रत्येक भवनों में, भवन जो शासकीय और अर्ध शासकीय भवन होंगे उन उन पे हम किसका इस्तेमाल किसका निर्माण करेंगे, सोलर संयंत्रों का, उसी के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, विद्युत का उत्पादन करेंगे। फिर अंतिम योजना हमारी प्रधानमंत्री सूर्योदय ग्राम योजना, हाल ही में प्रारंभ हुई है दोस्तों 2024 में। इसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में, कितने, 1 करोड़ घरों में हम लोग सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। किसको, सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके उत्पादन के लिए क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन का कंसेप्ट, ठीक है। उसी कंसेप्ट का मुख्य कारण क्या है, पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और पॉल्यूशन को रोकने के लिए ही हम लोग जीवात्म ईंधन के विकल्प के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं, हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई जा रही हैं, पहले तो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब प्रारंभ की गई थी, 2018 में, ठीक है। फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में प्रारंभ किया गया था। अब देखिए बनाया गया था ये, अब ये किसके माध्यम से बनाया गया था, इंडिया और फ्रांस के माध्यम से बनाया गया था। इसके माध्यम से, इंडिया और फ्रांस के माध्यम से। आपने सुना होगा पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, उसी में इस संगठन की नींव रखी गई थी, ठीक है। और फिर और एक क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नीति। इस नीति के माध्यम से भी हम लोग सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमारे पास डेटा है आपको समझ में आया होगा। यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा एनर्जी का जो सोर्स है उसे हम बोलेंगे क्या, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, ठीक है। अब विंड एनर्जी क्या होती है, गतिशील वायु के द्वारा निर्मित ऊर्जा क्या बोलते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा बोलते हैं। किसको, गतिशील वायु के द्वारा निर्मित ऊर्जा को पवन ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए भारत में इसका उत्पादन कितना किया जा रहा है, 45,886 मेगावाट। कितना, 45,886 मेगावाट। आईएमपी दोस्तों ये ना, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से डेटा लिया गया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट से। अब देखिए पवन ऊर्जा मतलब कि वायु, जो गतिशील वायु है उसके द्वारा हम कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए, देखो दोस्तों ये डायग्राम में ये पवन चक्की लगी हुई है, ठीक है। इसमें 3 ब्लेड लगे हुए हैं। जैसे ही इससे वायु टकराती है तो ये चक्कियों की जो गति होती है ये बढ़ जाती है। जब ये गति बढ़ जाती है तो जो यहाँ पे विंड टरबाइन होता है, ठीक है, इसके माध्यम से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ पे लोकल कंट्रोल इंटरनल यहाँ पे लिखा है डायग्राम में। इसके माध्यम से ही कहाँ पे, ये जो बैटरी है, बैटरी में क्या एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम लोग फिर ग्रिड के माध्यम से कहाँ भेजते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, पवन ऊर्जा के माध्यम से या फिर वायु, गतिशील वायु के माध्यम से जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा। और भारत में कुल कितना उत्पादन हो रहा है, 45,886 मेगावाट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, या 45.8 गीगावाट बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके प्रोडक्शन में पहला स्थान किस राज्य का है, गुजरात। अब गुजरात में कितना पवन ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो 11.7 गीगावाट। आईएमपी है दोस्तों ना, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का स्थान है। सर्वप्रथम 2 प्रमुख राज्य को कौन कौन से, ये पूछा था, ठीक है। तो गुजरात कितना कर रहा है, 11.7 गीगावाट। दूसरा है क्या, तमिलनाडु कितना है, 10 गीगावाट, ठीक है। तीसरा कर्नाटक, कर्नाटक कितना है, 6 गीगावाट। चौथा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितना कर रहा है, 5.2 गीगावाट। पांचवा राजस्थान, राजस्थान कितना कर रहा है, 5 गीगावाट।
आंध्र प्रदेश कितना कर रहा है, 4 गीगावाट। और फिर मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों, 2844 मेगावाट। ठीक है, पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से स्थान पर है जहां पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे पहले तो जाम गुदरानी आपने सुना होगा, जाम गुदरानी कहाँ पर है? ये देवास में है। ठीक है, फिर इसके बाद सुना होगा आपने मामटखेड़ा, मामटखेड़ा कहाँ पर है? रतलाम में। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कस्तूरबा इंदौर। ठीक है, यहाँ पर भी उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ऐसे 3 प्रमुख जगह है जहां पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आईएमपी है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के पश्चात तमिलनाडु, तमिलनाडु के पश्चात कर्नाटक, कर्नाटक पश्चात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चात राजस्थान, और राजस्थान के पश्चात आंध्र प्रदेश, और 7वें नंबर में आता है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये विंड एनर्जी भी समझ में आई होगी। अब विंड एनर्जी के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक है कौन सा, अपतटीय पवन ऊर्जा, और दूसरा क्या है, तटवर्ती पवन ऊर्जा। अपतटीय पवन ऊर्जा क्या होता है कि जल निकायों के बीच में स्थापित संयंत्र, फिर जल निकायों के बीच में स्थापित पवन संयंत्र के माध्यम से। ठीक है, ये जल निकाय से संबंधित जाएगा। जो पवन संयंत्र के माध्यम से जो एनर्जी बनाई जाती है उसे ही अपतटीय पवन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपतटीय पवन ऊर्जा। आप लोग ने देखा होगा समुद्र के बीच में पवन चक्कियां स्थापित होती हैं दोस्तों। ठीक है, समुद्र के बीचों बीच में। ठीक है, अब दूसरी क्या है हमारी, तटवर्ती ऊर्जा की। तटवर्ती ऊर्जा होती क्या है, तो सबसे पहले कहाँ पर, भूमि के भीतर टरबाइन, कहाँ पर, भूमि के भीतर टरबाइन को स्थापित करने के पश्चात जो एनर्जी बनाई जाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तटवर्ती पवन ऊर्जा। ठीक है, अब सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब आई थी, 2018 में। ठीक है, फिर दूसरी नीति क्या है, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015। इसकी डेट बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। डेट आपको याद होना चाहिए, डेट भी आजकल एमपीपीएससी पूछ रहा है और डेट पर ही ज्यादा फोकस करता है एमपीपीएससी। ठीक है, पवन ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया, संस्थान पवन ऊर्जा संस्थान 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, चेन्नई में मिलेगा। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए पवन ऊर्जा का उत्पादन में, ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले चीन आता है, चीन के पश्चात अमेरिका, और अमेरिका के पश्चात जर्मनी, और जर्मनी के पश्चात भारत आता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा आता है, भारत आता है। देखिए आईएमपी है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। ठीक, फिर अब हम लोग देखते हैं क्या, सागरी ऊर्जा। अब सागरी ऊर्जा क्या है, सागर में क्या 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 होता है दोस्तों, जल, जल के, जल की गति, जल की दिशा, और जल के तापमान के आधार पर। ठीक है, जल की गति, दिशा और तापमान के आधार पर जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सागरी ऊर्जा। और ये कितने प्रकार से निर्मित की जाती है, 4 प्रकार से, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री लहरों से ऊर्जा, महासागरीय धारा से ऊर्जा, और समुद्री ताप ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है, आपने सुना होगा, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति कब होती है, ये ज्वार की स्थिति कब होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर लगती है उसी के कारण उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मात्रा या फिर अंश कम हो जाता है तो वो निम्न ज्वार की स्थिति होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, ज्वार भाटा तो आपने सुना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा से हम लोग कैसे विद्युत को उत्पादन करते हैं। देखिए उच्च ज्वार की स्थिति में जो समुद्री तट में जो जल है वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, समुद्र का जो जल है वो तट में प्रवेश कर जाता है या स्थल भूमि पर प्रवेश कर जाता है, और उस जल को रोक करके हम लोग क्या बनाते हैं, बैराज बनाते हैं, और इसी बैराज के माध्यम से हम लोग टरबाइन को, या फिर इसी बैराज में ठहरे हुए जल से टरबाइन को घुमा करके हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। अब भारत में इसकी क्षमता कितनी है, तो 12,500 मेगावाट है। ये गीगावाट नहीं है दोस्तों, कितनी है, मेगावाट है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र कौन कौन से, सबसे पहले खंबात की खाड़ी कहाँ पर आता है, गुजरात में।
कच्छ की खाड़ी ये भी कहाँ पर है, गुजरात में। तीसरा पश्चिमी तट, ये कहाँ पर आता है, आपने सुना होगा पूरा पश्चिमी तट, कहाँ, काठियावाड़ से लेकर के कहाँ तक के, कन्याकुमारी तक के, ठीक है। ये को क्या कहलाते हैं, पश्चिमी तट। और फिर चौथा क्या है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इन चार जगह में या फिर चार स्थानों में ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी, क्या, समुद्री लहरों से ऊर्जा। जो समुद्र में लहरें चलती हैं दोस्तों, क्या जो लहरें चलती हैं उनके माध्यम से ऊर्जा का जो निर्माण किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री लहरों से प्राप्त ऊर्जा। भारत में इसकी क्षमता कितनी है, 41,000 मेगावाट, ठीक है। आईएमपी, आपको ये याद रखना डेटा, ठीक है। फिर आते हैं महासागरीय ऊर्जा। अब महासागरीय ऊर्जा क्या होती है, आपने सुना होगा महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। जलधाराएं क्या होती है, एक ही दिशा में बहती हुई जल राशि, क्या है, एक ही दिशा में बहती हुई जल राशि, ठीक है। यह विशाल जल राशि के माध्यम से जो हम लोग टरबाइन को घुमा करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, महासागरीय धारा ऊर्जा। आपने सुना होगा कौन कौन सी महासागरीय धाराएं होती है, एक होती है ठंडी महासागरीय जलधारा, और दूसरी क्या होती है, ऑब्वियसली उष्ण या फिर गर्म महासागरीय जलधाराएं होंगी, ठीक है। आपको विस्तृत से पढ़ाया जाएगा महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। अब इसमें इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तीन प्रकार से दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले चैनल प्रणाली, दूसरा क्या, दोलित्र जल स्तंभ प्रणाली, और तीसरी यहाँ पे लिखी नहीं है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोट प्रणाली। इन तीनों प्रणाली के माध्यम से महासागरीय धारा से हम लोग किसका उत्पादन करते हैं, एनर्जी का उत्पादन करते हैं, फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर चौथा है हमारा समुद्री ताप ऊर्जा रूपांतरण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओटेक, सुना होगा, OTEC, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होती क्या है, ये ऊर्जा समुद्र की सतह और 100 मीटर, मतलब 1000 मीटर से नीचे की गहराई में जो तापमान का अंतर होता है उसका प्रयोग करके हम लोग किसको प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का। देखिए, ये होगी समुद्री सतह, मतलब समुद्र की सबसे ऊंचा, मतलब समुद्र का सबसे ऊपरी जल। अब यहाँ देखिए ऑब्वियसली है, सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ का जल अधिक गर्म होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं, यहाँ के जल का तापमान क्या होता है, कम होता है ऊपर के जल की अपेक्षा में। तो इसी तापांतर का उपयोग करके हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हम लोग तीन प्रकार की विधियां अपनाते हैं। सबसे पहले क्या है, बंद चक्रण विधि। अब इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो जल होता है या द्रव होता है इसको कहाँ पर भेजते हैं, अमोनियम, अमोनियम हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। अमोनियम हीट एक्सचेंजर में भेज करके जल को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, और वाष्प से टरबाइन को घुमा करके हम लोग किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरी विधि है क्या, खुला चक्रण विधि। खुला चक्रण विधि क्या है, निर्वात कक्ष में जल को प्रवेश कराकर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और तीसरी क्या है हमारी, दोहरा चक्र विधि। ये दोनों विधि की संयुक्त विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा चक्र विधि, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर आते हैं हम लोग के जैव विद्युत ऊर्जा, ठीक है। जैव विद्युत ऊर्जा क्या होती है, बायोमास और अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैव विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है। सबसे पहले महाराष्ट्र करेगा सर्वप्रथम, या फिर पहले स्थान पे कौन आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना प्रोडक्शन किया जाता है इसका, 2640 मेगावाट, ठीक है। आईएमपी डेटा है, पूछ सकता है दोस्तों। दूसरे में क्या है, यूपी, यूपी में कितना होता है, 2226 मेगावाट। तीसरे स्थान पर कौन है, कर्नाटक, 1907 मेगावाट। और चौथे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु, 1045 मेगावाट, ठीक है। अब इस प्रकार की एनर्जी को या फिर जैव विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चले, राष्ट्रीय बायोमास एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जैव विद्युत ऊर्जा रूपांतरण की जो विधि है या फिर जैव विद्युत ऊर्जा को बनाने या प्रोडक्शन करने की जो विधियां हैं वो चार प्रकार की हैं, ठीक है। ऊष्मीय रूपांतरण विधि, ठीक है, ऊष्मीय रासायनिक रूपांतरण विधि, या इसमें किस किस का अध्ययन करते हैं हम लोग, गैसीकरण, ठीक है, क्या है,
गैसीकरण और गैसीकरण के पश्चात पायरोलिसिस। ये आईएमपी दोस्तों है ना, ये पूछ सकते हैं ऊर्जा निर्माण की विधियां। फिर क्या है तीसरा, जैव रासायनिक रूपांतरण विधि, वही बैक्टीरियाओं के माध्यम से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव रूपांतरण विधि। और चौथा क्या है, विद्युत रासायनिक रूपांतरण विधि। ये चार विधियों के ही माध्यम से जो हम लोग अपशिष्ट और बायोमास के माध्यम से किसका उत्पादन करते हैं, किसको प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए अब मध्य प्रदेश में कितना प्रोडक्शन किया जाता है, तो 135 मेगावाट। आईएमपी दोस्तों ये डेटा है ना, मध्य प्रदेश में 135 मेगावाट जैव विद्युत ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। अब आपने और एक सुना होगा जैव ईंधन। जैव ईंधन बहुत ही आईएमपी है दोस्तों। अभी हाल ही में इसके उत्पादन के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब लाई गई थी, 2018 में। ठीक है, कब लाई गई थी, 2018 में। यह अब इसकी डेफिनेशन होती क्या है, खाद्य और गैर खाद्य, खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों के माध्यम से या अपशिष्टों के माध्यम से जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव एनर्जी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, खाद्य पदार्थ का। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, गैर खाद्य पदार्थ का। ठीक है, तृतीय पीढ़ी में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, बताइए, शैवाल का। और चौथी पीढ़ी में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हाइब्रिड होगी ये। इसके लिए अभी इसके ऊपर अभी अनुसंधान चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हाइब्रिड नीति के ऊपर पे। ठीक है, हाइब्रिड एनर्जी कैसे बनाएंगे हम लोग, उसके ऊपर अनुसंधान और विकास कार्य चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति बनी थी 2018 में, इसको सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, बिहार ने। ठीक है दोस्तों, और बिहार के पश्चात किसने लागू किया था, राजस्थान ने लागू किया था। ठीक है, दो स्टेट में अभी ये नीति लागू की गई। आपने सुना होगा E10 कि मतलब डीजल या पेट्रोलियम में 10% हम लोग क्या मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे। E20 ये आपने सुना होगा है ना। तो ये सब किससे संबंधित है लोग, ये सब जैव ईंधन से संबंधित है। ठीक है, और भारत का लक्ष्य 2020-25 तक के हम लोग पेट्रोल डीजल में 20% तक के क्या मिलाएंगे, एथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है, आईएमपी है ये। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, भूतापी ऊर्जा। अब क्या है भूतापी ऊर्जा, होती क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित संग्रहित तापी ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, भूतापी ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो भी ताप संग्रहित निर्मित होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी क्या चलती है दोस्तों, क्रियाएं चलती है। आपने सुना होगा भूपर पट्टी की ऊपरी परत किससे निर्मित होती है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से। मेंटल किससे निर्मित होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मैग्नीशियम से। जबकि कुड किससे निर्मित होता है, निकिल और आयरन से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं और फिर आपका जो मेंटल होता है, यहाँ पे क्या होता है, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल में क्या होती है, मैग्मा होती है। और मैग्मा कैसी अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। और इसका तापमान कितना होता है, 3000 से लेकर के 4000 सेल्सियस तक के। इन्हीं ताप या फिर इसी तापमान के कारण जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापी ऊर्जा। अब इस प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन के लिए तीन प्रकार की विधियां है। पहला क्या है, ड्राई स्टीम विधि। अब ड्राई स्टीम विधि क्या है, इसके माध्यम से जो भी हमको पृथ्वी के गर्भ से जो भी क्या प्राप्त होती है, भाप प्राप्त होती है। भाप या फिर वाष्प प्राप्त होती है। ठीक है, वाष्प को प्राप्त करके हम लोग डायरेक्ट टरबाइन से लगा के घुमा देते हैं, या फिर टरबाइन घुमाते हैं, घुमाने से ही हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा। फ्लैश स्टीम विधि, गर्म जल की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें, गर्म जल की प्राप्ति। और गर्म गर्म जल को हम लोग वाष्प में कन्वर्ट करेंगे, और वाष्प से टरबाइन को घुमा करके किसका उत्पादन करेंगे हम लोग, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और दोहरा चक्र विधि क्या है दोस्तों, ये दोनों की संयुक्त विधि है। फिर ड्राई या फ्लैश स्टीम विधि को मिलाकर के कौन सी विधि बनती है, दोहरा चक्र विधि बनती है। अब देखिए भारत में भूतापी ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे पहले 1973 में 1973 में पूगा प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, पूगा प्रोजेक्ट आया था कहाँ पे, तत्कालीन जम्मू कश्मीर में। और उसी के पश्चात के हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के अन्वेषण एवं खोज के कार्य किए गए। इसके लिए भी एक कमेटी बनी थी। ठीक है, आई होप आपको ये भूतापी ऊर्जा समझ में आई होगी। देखिए हाँ ये लिखा हुआ है, पूगा प्रोजेक्ट 1973, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख का पूगा घाटी।
गुजरात में खंबाती खाड़ी, छत्तीसगढ़ में तातापानी, तेलंगाना में खंबम, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, उत्तराखंड में तपोवन, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और मध्य प्रदेश में अनहोनी। तो मध्य प्रदेश वाला आईएमपी है दोस्तों, ये कहाँ पर आता है? बैतूल और छिंदवाड़ा की सीमा में आता है, लेकिन ऑप्शन में आता है इसको बैतूल लगाना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या भूतापी ऊर्जा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है ना दोस्तों। ये कभी भी आपके पेपर में पूछ सकता है कि रत्नागिरी जो हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है वो किस राज्य में आता है, तो बताना पड़ेगा आपको कहाँ पे आता है ये, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, परमाणु ऊर्जा। यहाँ पे स्लाइड नहीं बनी है, सॉरी दोस्तों उसके लिए, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए, यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इन तत्वों का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु ऊर्जा के निर्माण की दो प्रकार की विधियां होती है, नाभिकीय विखंडन विधि और नाभिकीय संलयन विधि। नाभिकीय विखंडन में क्या है कि एक बृहत नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विखंडन विधि बोलते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, आपने सुना होगा परमाणु बम। ठीक है, फिर आते हैं नाभिकीय संलयन विधि। इसमें क्या है, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बृहत नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसके एग्जांपल देखें, एक हीलियम एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन विधि। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तारों में जो एनर्जी होती है वो किसके माध्यम से जनरेट होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य, ये भी क्या है? नाभिकीय संलयन के एग्जाम्पल। और साथ ही हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम एडवर्ड जेनर जिसके खोज करता था। ठीक है, ये भी किसका है? नाभिकीय संलयन का। अब देखिए परमाणु विखंडन भी दो प्रकार की होगी, एक होगी नियंत्रित श्रृंखला और एक होगी क्या? अनियंत्रित श्रृंखला। अनियंत्रित श्रृंखला में हम लोग न्यूट्रॉन की जो बमबारी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, और नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? कैडमियम और बोरॉन की क्षण का यूज करते हैं। ठीक है, अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला में हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं? परमाणु बम। ठीक है, या फिर एटॉम बम। और नियंत्रित श्रृंखला में क्या देखते हैं हम लोग? नाभिकीय रिएक्टर्स। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? फर्मी के द्वारा की गई थी। और इसी नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से ही हम लोग परमाणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसका? परमाणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसने की थी इसकी खोज? फर्मी ने की थी। आईएमपी दोस्तों, है ना? किसने की थी? फर्मी ने की थी। अब देखते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु केंद्र की स्थापना कहाँ पर करी थी? तारापुर बॉम्बे में की थी। ठीक है, तारापुर बॉम्बे में। इसके पश्चात और कहाँ कहाँ पर परमाणु संयंत्र? रावत भाटा आपने सुना होगा, कहाँ पर है? राजस्थान में। कुडनकुलम, कलपक्कम, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, फिर क्या है? कैगा, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, नरोरा कहाँ पर है? ये यूपी में है। ठीक है, हरियाणा में कौन सा दोस्तों लेटेस्ट में बना है? फरीदाबाद। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कौन सा है? आईएमपी। मध्य प्रदेश में चुटका है। चुटका कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? मंडला में देखने को मिलेगा। इसके पश्चात शिवपुरी में अभी एक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है दोस्तों, है ना? या फिर प्रस्तावित है ये। ठीक है, आईएमपी है। ये पूछ सकता है आपसे परमाणु ऊर्जा। ठीक है, आईएमपी है। ये भी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है, लेकिन ये किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? अक्षय, मतलब क्षय ऊर्जा स्रोत है। ये समाप्त होने लोग समाप्त हो जाएंगे ये संसाधन। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने सारा डेटा आपको करंट से रिलेटेड पढ़ाया है कि सन मतलब सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, विंड एनर्जी के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, और कौन सा स्टेट प्रथम स्थान रखता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% तय है। अब देखिए मैंने आपको और एक फैक्ट नहीं बताया कि भारत सरकार द्वारा या फिर मोदी जी के द्वारा ये बोल सकते हैं कि पंचामृत मिशन प्रारंभ किया था। क्या पंचामृत मिशन? इसके अंतर्गत 5 लक्ष्य स्थापित किए गए थे। 2070 तक के हमको नेट
जीरो कार्बन प्रोडक्शन होना है, तो शुद्ध शून्य कार्बन प्रोडक्शन करना है हमको, ठीक है। 2030 तक के 500 गीगावाट एनर्जी हम किससे बनाएंगे? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से बनाएंगे। 2030 तक के ही हम लोग जो 50% जो ऊर्जा की आपूर्ति होगी वो किसके माध्यम से होगी? नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से होगी, ठीक है। ऐसे ये 5 मिशन है, अभी मुझे 3 ही याद आ पा रहे हैं दोस्तों। और एक मोदी जी ने बोला था मिशन लाइफ, मिशन लाइफ पर्यावरण के अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पर्यावरण के अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। और ये ग्लासगो जो कोप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वहां पर बोला था, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं लक्ष्य के माध्यम से हम लोग किसको उत्पादन बना रहे हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, सागरी ऊर्जा, या फिर बायो अपशिष्ट से जो ऊर्जा बन रही है उसका, और जैव ईंधन, इन सब का निर्माण हम लोग इन्हीं पंचामृत मिशन के अंतर्गत कर रहे हैं। और एक चली थी राष्ट्रीय जलवायु राष्ट्रीय कार्य योजना, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन में, 2008 में, ठीक है। ये भी एक आईएमपी मिशन है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? वही हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, एमपीपीएससी क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट, ठीक है।